पनामा पेपर, पैंडोरास पेपर, भाई ये कौन से पेपर है सर? आप किस पेपर्स के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं? बेसिकली ये पेपर मतलब हमारे पेपर से कुछ अलग पेपर है क्या, या फिर कोई मूवी का नाम है? जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स के फोटोज लगाए गए, सर पनामा पेपर कोई मूवी है क्या? तो भाई ये मूवी नहीं है, ये 2016 में एक पेपर पब्लिश किया गया था जिसमें जो मनी लॉन्डरर्स थे दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के, उनके नाम पब्लिश किए गए थे, ये उनके फोटोज है। सो बेसिकली पनामा पेपर 2016 में पब्लिश किया गया था, और अभी जो रिसेंटली पेपर पब्लिश हुआ है 2021 में, ये पेपर कौन सा है? ये पेपर पैंडोरास पेपर है। सो बेसिकली एक कॉमनैलिटी, एक कॉमन चीज है दोनों भी पेपर में क्या है? तो ये दोनों भी पेपर में कॉमन चीज क्या है कि दोनों भी पेपर में ऐसे लोगों के या फिर ऐसे कंपनीज के नाम बताया गया है कि जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, मतलब जो काला पैसा है उसको व्हाइट पैसा कन्वर्ट करने के लिए जिन्होंने ये चीजें की है, उनके नाम ये पेपर्स में पब्लिश किए गए हैं। 2016 में जो पेपर पब्लिश हुआ था उसका नाम था पनामा पेपर, और अभी 2021 में जो पेपर पब्लिश हुआ है उसका नाम है पैंडोरास पेपर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। सो हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग को डिटेल में देखने वाले हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली ये शब्द आया कहां से, मनी लॉन्ड्रिंग में क्या किया जाता है, और इसके निगेटिव इंपैक्ट सोसाइटी पे क्या है, ये हम लोग पूरे डिटेल में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडे सेशन। सो हाय गाइस, माई सेल्फ अभिलाष फ्रॉम एओनएस एकेडमी। सो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडे सेशन। देखिए आपके स्क्रीन पे जो एक इमेज दिख रहा है यहाँ पे, सर मनी लॉन्ड्रिंग और लॉन्ड्री का क्या संबंध है? बेसिकली अगर हम लोग जब ये लॉन्ड्री को देखते हैं तो लॉन्ड्री का आपने कुछ पर्पसफुली लगाया है क्या सर? तो बेसिकली बेटा लॉन्ड्री और मनी लॉन्ड्रिंग ये दोनों भी जो वर्ड्स है, दीज आर इंटर रिलेटेड वर्ड्स। ये कैसे इंटर रिलेटेड वर्ड्स है तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो पहली बात, ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग अगर लेमैन लैंग्वेज में या फिर अगर कॉमन भाषा में अगर हम लोग समझते हैं तो काले पैसे को व्हाइट पैसे में कन्वर्ट करना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ ब्लैक मनी इनटू एन व्हाइट मनी इज नोन एज अ मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग में जो भी पैसा कमाया जाता है इसका सोर्स पता नहीं रहता है या फिर सोर्स बताया नहीं जाता है। अब ये बेसिकली देखा जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग ये शब्द आया कहां से, तो पहले हम लोग वो देखते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक मूवी देखा होगा जिसका नाम है गॉडफादर। अब ये गॉडफादर मूवीज में जो बेसिकली बताया गया वो पूरा इटालियन माफिया का कैसे उस टाइम पे चलता था यूएसएस में, इसके बारे में पूरा एक वहां पे अप्रोच बताया गया है कि वो कैसे काम करते थे, क्या होता था, कैसे वो माफिया, कितना नेटवर्क उसका बड़ा था। तो ये सेम चीज अगर आपको वो मूवी अगर आपको याद होंगी, अगर किसी ने आपने देखी होंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली ये लोग काम क्या करते थे। तो ये इटालियन माफिया जो काम करता था वो एक्सटॉर्शन का काम करता था या फिर गैम्बलिंग का काम करता था। इसके जरिए लोग जो भी पैसा कमाते थे वो कैसा पैसा था बेटा? वो क्रिमिनल एक्टिविटीज के जरिए पैसा कमाया जाता था, और यही पैसा बेसिकली ब्लैक पैसा था। सो ये इटालियन माफिया 1900 में यूएसए में बहुत ही इनका मतलब जो एक इंपैक्ट था बहुत बड़ा था, और ये जो भी पैसा कमाते थे वो विद द हेल्प ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज पैसा कमाते थे, और इसीलिए वो पैसा कौन सा पैसा था? काला पैसा था। अब ऑब्वियस बात है बेटा, ये ब्लैक पैसा ये लोग जो कमाते थे या फिर ब्लैक मनी जो ये लोग कमाते थे, ये बैंक में तो जाके नहीं स्टोर करके रख सकते, बिकॉज बैंक वाले उनको पूछेंगे कि भाई ये पैसा कहां से आया, कहां से नहीं आया। तो ऐसे कंडीशन में इन्होंने एक तरकीब निकाली। अब ये तरकीब क्या थी? तरकीब, भाई होशियार लोग थे इटालियन माफिया वाले, इनको दिखा कि भाई हमको कुछ तो भी एक सोर्स बताना पड़ेगा कि भाई हमने ये पैसा इस सोर्स से लाए करके। सो ऐसे कंडीशन में जो सबसे बड़ा टास्क इनके सामने आया वो कौन सा टास्क था कि भाई ये जो काला पैसा था उसको व्हाइट कैसे कन्वर्ट करे। तो इन्होंने कौन सा जरिया इस्तेमाल किया? हमने लास्ट स्लाइड में जो लॉन्ड्री लिखा, तो ये लॉन्ड्रीज बेसिकली क्या थे? दीज आर बेसिकली ना लॉन्ड्रोमैट्स। इसको क्या कहते हैं? इसको लॉन्ड्रोमैट्स कहते हैं। मतलब यूएसए में उस टाइम पे ऐसे लॉन्ड्री हाउसेस रहते थे कि जहां पे, जिसको सेल्फ सर्विस लॉन्ड्री भी कहा जाता था, कि जहां पे आप अपने डर्टी कपड़े लेके जाइए, पैसे डालिए और अपना वॉशिंग मशीन के जरिए खराब कपड़े को अच्छे कपड़े में कन्वर्ट कीजिए। सो बेसिकली ये लॉन्ड्रोमैट्स का उस टाइम पे काम रहता था। तो क्या किया इन इटालियन माफियाज ने जो भी ब्लैक मनी जनरेट किया था उससे अलग अलग बहुत सारे लॉन्ड्रोमैट्स बना दिए या फिर लॉन्ड्रोमैट्स ओपन कर दिए। अब ये लॉन्ड्रोमैट्स के जरिए क्या किया इन्होंने? ये लॉन्ड्रोमैट्स के जरिए ऐसा दिखा है कि भाई जो भी पैसा हमारे पास में है वो किसकी कमाई से आ रहा है? ये लॉन्ड्री सर्विस जो हो रही है इसके कमाई के जरिए हम लोग को पैसा कमा रहे हैं। मतलब इसी तरीके से उन्होंने क्या किया कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया, जिसको ही हम लोग लीगल मनी कहते हैं। तो ये जो तरीका इन्होंने इस्तेमाल किया विद द हेल्प ऑफ लॉन्ड्रोमैट्स, इसीलिए ये पूरे प्रोसेस को कहा जाने लगा मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या? बेसिकली यहाँ पे गंदा पैसा लॉन्डर किया जाता है, मतलब लॉन्ड्री में डाला जाता है, और वो गंदे पैसे को ही व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली कौन कौन कर सकता है वो हम लोग देखते हैं कि हु कैन डू द मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, इवन कोई मल्टीनेशनल कंपनी है वो भी मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे कोई इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी या फिर कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई ब्यूरोक्रेट जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है,
ये लोग क्या करते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा कमाते हैं। अब कौन से इलीगल एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल ड्रग डीलिंग। अगर आपने उड़ता पंजाब मूवी देखा होगा तो आपको एक अंदाज आ गया होगा कि ड्रग डीलिंग कैसे होती है। सेकंड इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर बात करें तो प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलता है, नेपाल बांग्लादेश, यहां से लड़कियों को इंडिया में लाया जाता है और बेचा जाता है, ठीक है। सेकंड अगर बात करते हैं तो ऑर्गन्स का भी ट्रेड होता है, किडनीज वगैरह का भी ट्रेड होता है, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। थर्ड इज इलीगल वाइल्ड लाइफ हंटिंग। अब इलीगल वाइल्ड लाइफ हंटिंग की अगर स्पेसिफिकली बात करते हैं तो आपको दिखेगा कि भाई हमारे यहाँ पे टाइगर इज अ प्रोटेक्टेड एनिमल। अब ये टाइगर की जो चमड़ी रहती है इसको भी इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है, बट दैट इज इलीगल। सो ये इलीगल वाइल्ड लाइफ हंटिंग में अलग अलग एनिमल्स का ट्रेडिंग किया जाता है। चौथा इलीगल आर्म्स डीलिंग। अब ये इलीगल आर्म्स डीलिंग का अगर बेस्ट एग्जांपल अगर आपको जानना है तो आप में से बहुत सारे लोगों ने दो मूवीज या फिर एक मूवी और एक सीरीज देखा होगा। फॉर एग्जांपल गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर आपने देखा होगा तो उसमें इलीगल आर्म्स डीलिंग होती है। सेकंड अगर देखते तो मिर्जापुर सीरीज, तो इसमें जो भी इलीगल आर्म्स डीलिंग होता है जिसको देसी कट्टा कहते हैं, उससे भी जो भी पैसा जनरेट होता है वो बेसिकली कौन सा पैसा है, ब्लैक मनी है। सो ये जो भी सोर्सेज यहाँ पे इलीगल सोर्सेज बताए गए, इसका हम लोग सोर्स नहीं बता सकते कि इनके जरिए जो भी हम लोग पैसा कमाते हैं या फिर जो भी स्पेसिफिक व्यक्ति पैसा कमाता है वो सोर्स नहीं बता सकता है। मतलब ये क्या है, ये ब्लैक मनी जनरेशन वेज है। उसी प्रकार पॉलिटिशियंस का और हमारे ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, सम पॉलिटिशियंस एंड सम ब्यूरोक्रेट्स आर करप्ट। सो इसमें जो भी करप्शन से पैसा कमाया जाता है वो भी एक प्रकार का क्या है, काला पैसा है। अब इसमें स्पेसिफिकली हमको देखना है कि ये ब्लैक मनी, ये मनी लॉन्ड्रिंग काम कैसे करता है या फिर कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला स्टेप जो होता है दैट इज प्लेसमेंट। पहला स्टेप क्या होता है, प्लेसमेंट। अब ये प्लेसमेंट में क्या होता है, प्लेसमेंट में आपको दिखेगा कि जो भी डर्टी मनी रहता है या फिर जो भी ब्लैक मनी रहता है उसको बैंकिंग में इंट्रोड्यूस किया जाता है। मतलब उसमें उसको वो काले पैसे को बैंक में जमा करवाया जाता है। अब ये जमा कैसे करवाते हैं, तो ऑब्वियस बात है बेटा, मान लीजिए अगर मैंने ब्लैक मनी से पैसा कमाया, मान लीजिए मैंने 100 करोड़ का कमाई किया किसी ड्रग डीलिंग के जरिए। अब ये 100 करोड़ मैं अपने अकाउंट में तो डिपॉजिट नहीं करूंगा। अगर मैं इकट्ठा एक ही अकाउंट में, मेरे अकाउंट में अगर 100 करोड़ रुपए अचानक से जमा कर दूंगा तो बैंक वालों को शक हो जाएगा कि भाई ये पैसा आपके पास में आया कहां से। तो ऐसे कंडीशन में व्हाट आई विल डू, मैं भाई एजेंट्स को हायर करूंगा या फिर मेरे फैमिली मेंबर्स जो है, दूर दूर के रिश्तेदार है, उनको बोलूंगा कि भाई मैं अकेला नहीं करूंगा, मैं 100 लोगों को हायर कर दूंगा। 100 में से 20 मेरे रिलेटिव्स रहेंगे और बाकी 80 में एजेंट्स को हायर कर दूंगा। उनको बोलूंगा कि आप अपने अपने अकाउंट में क्या कर दीजिए, 1-1 करोड़ डिपॉजिट कीजिए। मतलब क्या कि डाउट किसी पे नहीं आएगा और मेरा पैसा भी क्या किया जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है। सो ये इसके जरिए मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने ब्लैक मनी कमाया है वो ब्लैक मनी में बैंकिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। इसको हम लोग कहते हैं बेटा प्लेसमेंट करवाना। अब जो सेकंड स्टेप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रहता है, एक बार आपका पैसा बैंकिंग में आ गया, अब आपको क्या करना है, लेयरिंग करना है। लेयरिंग करना है मतलब क्या किया जाता है, पैसे को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। अब ये बेसिकली लेयरिंग मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो एक मेरे अकाउंट में जितना पैसा रहेगा मैं दूसरे अकाउंट में डाल दूंगा, मेरे कुछ रिलेटिव्स है उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, या फिर मेरी कुछ फॉरेन में कुछ कंपनीज होंगी जिनको शेल कंपनीज कहा जाता है, जो सिर्फ ऑन पेपर कंपनीज रहती है, एक्चुअल में वो कंपनी नहीं होती है। वो शेल कंपनीज ऐसी जगह पे बनवाई जाती है कि जहां पे टैक्सेस बहुत कम है, जिनको टैक्स हेवन कंट्रीज भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, केमन आइलैंड्स, ऐसे दुबई, यहाँ पे टैक्सेस बहुत कम है या फिर बहुत निग्लिजिबल है। तो ऐसे कंडीशन में वहां पे कंपनी, शेल कंपनीज बनाई जाती है और पैसा घुमाया जाता है। और ये पैसा इसीलिए घुमाया जाता है ताकि कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक चेन बने और बैंक को ये पता ना चले कि भाई इसका सोर्स क्या है। तो बैंक को भी ऐसा लगने लगता है कि नहीं भाई ये सच में लीगल पैसा है करके। तो अल्टीमेटली जो भी पैसा ऐसा होता है वो इंटीग्रेट किया जाता है थर्ड स्टेप में। अब ये इंटीग्रेट करना मतलब क्या, ये पैसे को ब्लैक का पैसा व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे, परचेस ऑफ लग्जरी एसेट। कुछ मेरे पास अगर पैसा रहेगा तो भाई मैं कार खरीद लूंगा, कुछ बड़ी प्रॉपर्टीज खरीद लूंगा, एक महल खरीद लूंगा, या फिर क्या कर सकता हूं मैं बॉन्ड्स में या फिर स्टॉक मार्केट में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं। सो इसके जरिए क्या किया जाता है, पैसे को इंटीग्रेट किया जाता है। तो 3 स्टेप कौन सी है, पहला प्लेसमेंट होता है, दूसरा लेयरिंग किया जाता है और तीसरा पैसे को इंटीग्रेट किया जाता है। इस तरीके से क्या होता है, ब्लैक मनी जो रहता है उसको व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है। अब तीसरा अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें हमको दिखेगा कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये मनी लॉन्ड्रिंग का इंपैक्ट क्या है। सो भाई इंपैक्ट तो है, ठीक है। सो मेजर इंपैक्ट कौन से वो हम लोग देखते हैं। पहला जो इंपैक्ट होता है दैट इज सोशल इंपैक्ट। मतलब क्या है, सोशल इंपैक्ट होता है इंक्रीज इन क्रिमिनल एक्टिविटी। अब मान लीजिए बेटा मेरे एरिया में अगर मैं मनी लॉन्ड्रिंग करने लग गया, मनी लॉन्ड्रिंग को ही इंडिया में क्या बोला जाता है, हवाला ऑपरेशंस। अगर मैं हवाला ऑपरेशंस में उतर गया तो क्या होगा, लोग मेरे दोस्तों को दिखेगा कि नहीं भाई इसको तो पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो भी इस सेक्टर में आ जाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग में इसमें आ जाएंगे और बिजनेस अपना मनी लॉन्ड्रिंग में अपना ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। ऐसे करते करते नेटवर्क बनते जाएगा, मतलब सोशल इंपैक्ट होगा और क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ने लगेंगी।
सेकंड देखते हैं तो सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट। ये सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट को अगर समझना है तो ये दोनों फोटोज को आप ध्यान से देखिए। पहला है बेटा सुल्तान मिर्जा, अगर आपने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई ये मूवी देखा है तो उसमें सुल्तान मिर्जा का रोल, और सेकंड अरुण गवई जिसको डैडी भी कहा जाता है। ये दोनों की भी स्टोरीज अगर हम लोग देखते हैं तो भाई देयर इज एन कॉमनैलिटी। क्या कॉमननेस है? ये दोनों पहले क्रिमिनल्स थे और क्रिमिनल्स में से जो भी इन्होंने पैसा कमाया विद दिस ब्लैक मनी, जो भी ब्लैक मनी इन्होंने कमाया उसका इस्तेमाल करके काय में आए, पॉलिटिक्स में आए। सो अल्टीमेटली ये सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट कहते हैं। इनके हाथ में, क्रिमिनल्स के हाथ में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाता है इन द हैंड्स ऑफ क्रिमिनल्स। सो ये भी गलत है हमारे कंट्री के लिए। तीसरा अगर इंपैक्ट देते हैं तो गवर्नमेंट पॉलिसीज में गेट अफेक्टेड, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज मिसलीड हो सकती है। अब कैसे गवर्नमेंट को ये लोग गुमराह करते हैं, तो बेसिकली अगर इसको ही आपको समझना है तो अभी आप जो थर्ड स्टेप है मनी लॉन्ड्रिंग का, दैट इज इंटीग्रेशन। मतलब उसके जरिए क्या किया जाता है, पैसा जो काला पैसा है वो रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है। अब इसमें अगर ऐसा होता है कि रियल एस्टेट सेक्टर अचानक से बूम होने लगता है तो गवर्नमेंट को लगेगा कि नहीं भाई बहुत अच्छा बूम हो रहा है, तो चलो भाई पॉलिसीज बना लेते हैं कि जो रियल एस्टेट सेक्टर को और ज्यादा प्रमोट कर सके, या फिर टैक्सेस कम कर देते हैं। बट अल्टीमेटली कुछ महीनों बाद अगर सरकार को पता चलेगा कि भाई इसमें जो भी पैसा लगाया गया है वो मेजोरिटी ऑफ द पैसा अगर ब्लैक मनी है, तो क्या होगा कि वो पूरी की पूरी रियल एस्टेट जो बबल है वो बबल फूट जाएगा और वो कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। सो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट पॉलिसीज भी मिसलीड होती है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लैक मनी। और फोर्थ है बेटा कि टैक्स इवेजन। अभी हमने जो पनामा पेपर्स या फिर पेंडोरास पेपर की बात कर रहे थे, इसमें मेजर जो उनका कंसर्न रहता है कि भाई हम लोग इतना पैसा कमा रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर दूसरे कंट्रीज की, अलग अलग कंट्रीज क्या करती है, उसमें बहुत ज्यादा टैक्सेस लगवाते हैं। तो ये अपना पैसा टैक्सेस से बचाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे टैक्स हेवन कंट्रीज को चुनते हैं। तो इसको ही क्या, चौथा जो नुकसान हमारे कंट्री को होता है दैट इज टैक्स इवेजन या फिर गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन डिक्रीजेस। अल्टीमेटली देखिए जो भी टैक्सेस हम लोग देते हैं उससे ही हमको जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाती है। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।